नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। तो अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले अब आज जो है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो खत्म हो गई है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, इजराइल हमास युद्ध का मुद्दा हो, रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हो, अप्रवासी और गर्भपात के मुद्दे, दोनों पर एक दूसरे ने घेरने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में प्रवासी कब्जा करते जा रहे हैं और आपके शासन में ये समस्या बढ़ती जा रही है। पलटवार करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि आपकी सरकार सबसे बड़ी मंदी छोड़कर गई है और उस तबाही से हम यहाँ पर निपट रहे हैं। आपके राज्य में लोकतंत्र पर सबसे बुरा हमला हुआ, लेकिन मैंने और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपकी फैलाई इस गंदगी को साफ करने का काम किया है। फिलाडेल्फिया में स्थित नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर में ये डिबेट हुई, जहां पर एबीसी न्यूज़ मीडिया होस्ट कर रहा था। उस डिबेट को जो एंकर थे डेविड मुइर और लिंडसे डेविड मॉडरेट यहां पर कर रहे थे। तो कमला हैरिस और ट्रंप के बीच ये बहस जो है 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए हुई है और दोनों एक दूसरे पर जमकर यहाँ पर हावी रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जो है वो भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर भारत बराई है, चेयरमैन है यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के, और हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगी। कादम्बिनी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से एक दूसरे पर अटैक करते हुए दोनों नेता जो हैं वो नजर आ रहे थे, कमला हैरिस के लिए चूंकि ये पहला मौका था प्रेसिडेंशियल डिबेट का, ट्रंप जो हैं इसके पहले बाइडेन के साथ कर चुके हैं और ट्रंप की इससे पहले 6 डिबेट हो चुकी हैं, तो ऐसे में वो काफ़ी सीजन नजर आ रहे थे। लेकिन क्या यहाँ पर जो मुद्दे कमला हैरिस उठाती हुई नजर आई, अमेरिकी जनता तक पहुंचने की एक सफल कोशिश आपको लगती है? क्या आकलन है आपका? जी देखिए, वो बहुत इन कंट्रोल दिखी कमला हैरिस का। जहां तक सवाल है, भले ही ये उनका पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट रहा हो, लेकिन वो काफी इन कंट्रोल दिखी। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार उन्होंने ट्रंप को उकसाने की भी कोशिश की। जब उन्होंने क्रिमिनल्स और ट्रैफिकर्स की बात की ट्रंप ने, तो कमला हैरिस ने कहा कि एक ऐसा शख्स मेरे सामने खड़ा है जिसको इन सब मामलों के लिए, आपराधिक मामलों के लिए, आर्थिक मामलों के लिए, फ्रॉड के लिए, जिसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सजा हुई है। तो उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इन लोगों ने जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए मेरे ऊपर गलत केसेस करवाए हैं। तो हमने ये भी देखा कि ट्रंप जो है उन्होंने हमला किया कि कमला हैरिस जो है वो मार्क्सवादी है, इनके पिता भी मार्क्सवादी थे। उसके बाद कमला हैरिस ने उनको फिर झूठा कहा। पूरे आप डिबेट में अगर देखें तो एक दूसरे को झूठा दोनों कह रहे हैं। कमला हैरिस कहीं भी पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार उनका जो एक फेवरेट टॉपिक है इलीगल इमिग्रेशन का, उस पर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। इन्फ्लेशन हो, जो कि महंगाई है, इलीगल इमिग्रेशन हो, या फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स हो महिलाओं के, ये 3 जो है आज की तारीख में अमेरिकी पब्लिक सबसे ज्यादा डिबेट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिखाना चाहते हैं कि बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन में इलीगल इमिग्रेशन पे वो कमजोर पड़े हैं और ज्यादा संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जबकि फैक्ट ये है कि जिस तरह के कदम थोड़े थोड़े करके जो उठाए गए हैं, उससे इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका में कम हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप अर्थव्यवस्था की बात देखें तो कोविड के वक्त में वो काफी नीचे चली गई थी, लेकिन लगातार बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ती नजर आई है। जहां तक एबॉर्शन का सवाल है, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है वहां पर महिलाओं के लिए। इस पर बिल्कुल साफ रुख रहा है कमला हैरिस का और वही रुख इन्होंने यहाँ पर रखा है। उन्होंने एक फ्यूचर लुकिंग एक डिबेट में अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि जो ये बोल रहे हैं वो फिर से वही पुरानी झूठी बातें हैं और आरोप लगाने की कोशिशें हैं, जबकि हम अमेरिका को आगे ले जाना चाहते हैं। जो एक नेतृत्व का स्थान इन्होंने खो दिया था फॉरेन पॉलिसी में, वो हम रिटेन किए हुए हैं। अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास एक सॉलिड प्लान है। अगर हम सत्ता में आए तो हम जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है उसके लिए कानून बनाएंगे, ताकि महिलाओं को दोबारा इस तरह की चीजों से गुजरना ना पड़े। तो उन्होंने आगे की बात ज्यादा की है और जो ट्रंप ने जिस तरह के दावे किए हैं उसको झुटलाने की, उसको खोखला बताने की कोशिश की है। एक और फैक्टर जिसको ट्रंप बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि किस तरह से वो जो हंगरी के पीएम है उनकी बात को वो कोट कर रहे थे कि मुझसे सब डरते हैं। तो ये डर वाला फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में
फिट नहीं होता है। और कमला हैरिस ने ये पॉइंट आउट किया कि इनकी जो दोस्ती है वो डिक्टेटर्स के साथ है और इनकी चमचागिरी करके वो इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनकी तारीफ करके वो उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सभी बातें जो है बहुत कंट्रोल के साथ कमला हैरिस ने सामने रखी है। लेकिन ये भी कहना होगा कि ट्रंप जो है वो पहले जैसे बहुत ज्यादा वो कुछ कुछ बोलते रहते थे, बुदबुदाते रहते थे, बीच में इंटरप्ट करते थे, वो भी उन्होंने नहीं किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर हमने देखा कि जो दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे वो इमिग्रेशन का मुद्दा हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा हो, उसे बहुत बड़ा मानती है और उस पर दोनों एक दूसरे पर हमले करते हुए भी यहाँ पर नजर आए। ट्रंप तो यहाँ तक भी बोल गए कि प्रवासी जो है वो कुत्ते और बिल्लियों को खाते हैं, जबकि जो होस्ट थे उन्होंने भी बोला कि इस तरह की कोई बात जो है वो प्रूफ नहीं हुई है। तो ऐसे में इमिग्रेशन का मुद्दा जो है उस पर ट्रंप यहाँ पर वेटेज लेते हुए या कहें कि एडवांटेज लेने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन क्या सफल हुए आपके हिसाब से? देखिए, कुल मिला के जो कमाला हारिस का जो मैसेज गया है कि यू आर नॉट फाइटिंग विद बाइडन, आप बाइडन से लड़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि बाइडन से दूसरे तरीके के आदमी से लड़ाई कर रहे हैं जो अमेरिका के हर सेक्शन को जो है वेलकम कर रही है, उसको अपने अंदर इंक्लूड करना चाहती है, एक इंक्लूसिव अमेरिका देखना चाहती है। लेकिन जब तक हम ट्रम्प की तरफ देखते हैं तो उनका वही पुराना रवैया रहता है कि अमेरिका को फर्स्ट बनाना है, इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है। 11 मिलियन से ज़्यादा जो है लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं, मतलब वहाँ पर बाहर के लोग हैं, प्रवासी हैं, जो कि अमेरिका की जॉब खा रहे हैं, अमेरिका को इनसिक्योरिटी कर रहे हैं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। मैक्सिको के प्रति जो वॉल की बात की है उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि चाइना को लेकर जो है कुत्ते वाली खाने की बात जो है वो शायद चाइना के ऊपर टारगेट किया है कि ये लोग जो हैं कुछ भी खा लेते हैं। तो अब देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, क्योंकि ट्रम्प के जो सपोर्टर हैं बिल्कुल सॉलिड और एक तरीके से कहिए कि हार्ड लाइनर्स हैं, वो बड़ी मुश्किल से हटेंगे। और उनके साथ जो है इकोनॉमिक आर्थिक जो सफ़रर हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो डिबेट हुआ है वो बड़ा ही मतलब एक पेचीदा मसला ला के सामने खड़ा हुआ है कि अब कमाला हारिस कैसे जो है ट्रम्प के वोट में अपना बढ़त बढ़ाती हैं, बनाती हैं। तो इसमें स्विंग स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। अब स्विंग स्टेट में आप देखिए कि पेंसिल्वानिया और जॉर्जिया में जो है फ्रैकिंग जो है गैस का जो बनाने का ऑयल का है, जो शेल गैस जिसे कहते हैं, शेल एनर्जी, उसमें पहले जो है डेमोक्रेट जो है उसके ख़िलाफ़ थे कि इन्वायरमेंट को ख़राब करता है और तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि इसको भी इंक्लूड उन्होंने कर लिया है। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि कमाला हारिस जो है ट्राइज टू पोज एज ए अमेरिकन वैल्यूज़ इन हर सेल्फ, और ट्रम्प जो है अमेरिका को एक नई आइडेंटिटी देने की, वही पुरानी आइडेंटिटी दे रहे हैं कि जो अमेरिका को फर्स्ट अगेन। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर अमेरिका को देखना है, अमेरिका का फ्यूचर लीडरशिप देखना है, तो कमाला हारिस जैसी पॉलिसी ज़्यादा अपील करेगी। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप देखिए मल्टीपोलर जो वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है वो अमेरिका की इनइफेक्टिवनेस की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है। डॉक्टर भरत बराई, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। हम देख रहे थे यहाँ पर किस तरह से कमला हैरिस जो है वो लगातार कह रही थी कि टाइम टू टर्न द पेज, लेट्स नॉट गो बैक, इस तरह की बातें वो यहाँ पर कह रही थी। और जो बात डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कह रहे हैं, ट्रंप की भले ही आलोचना होती हो, एक अग्रेसिव नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी पॉपुलैरिटी है, उनका एक अपना अलग वोट बैंक है। ऐसे में यहाँ पर जिन मुद्दों को कमला हैरिस उठाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, वो गन कल्चर की बात करती हैं, अबॉर्शन लॉ जो है उसकी वो बात करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो उन पर अमेरिका की जनता जो है इस वक्त ये मुद्दे उनके लिए ज़्यादा मायने रखेंगे जो मुद्दे कमला हैरिस उठा रही हैं? नहीं, ऐसा है, दोनों अपने अपने मुद्दे पर डटे रहे थे। ट्रंप हमेशा इलीगल इमिग्रेशन की बात करता है, जो अमेरिका के काफ़ी लोगों को कंसर्न है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, जो सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड, वो जो शहरों हैं वहाँ काफ़ी इलीगल इमिग्रेशन वाले रहते हैं। वहाँ पुलिस कुछ करती नहीं है, लोग चोरी करते हैं तो पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो अमेरिकी लोगों को उसका भी डर लगता है। इन्फ्लेशन, अभी तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है लेकिन करीब 9% चला गया था, तो लोगों को उसको भी कंसर्न थी। यूक्रेन और इजराइल का उतना कंसर्न इतना नहीं है जितना लोग बताते हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक लोग हैं उनसे उतना कंसर्न नहीं है। अब कमला हैरिस ने जो मुद्दा उठाया था राइट ऑफ वीमेन, कि भाई उनको अपनी जो डिसीजन लेना हो, अबॉर्शन करना है नहीं करना है, वो भी काफ़ी महिलाओं को पसंद है कि हमारे शरीर के लिए कोई सरकार को कानून नहीं बनाना चाहिए। गन के बाबत में काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये गन में छुट्टी हुई है तो बच्चे मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं,
तो रिपब्लिकन अपने मुद्दे पर डटे रहते हैं कि नहीं सबके पास गन होनी चाहिए, डेमोक्रेट बोलते हैं नहीं गन कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो लोगों का मुद्दा है सब अपने मुद्दे पर डटे रहे हैं और ये क्लोज इलेक्शन होगा। जो 7 राज्य है जहां क्लोज इलेक्शन है वहीं डिसीजन आएगा। बिल्कुल। राजीव भामरी हमारे साथ जुड़ गए, सीईओ हैं न्यू इंडिया अब्रॉड के। राजीव जी, आपकी क्या रीडिंग है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रही और जिस तरह से यहाँ पर कांटे की टक्कर जो नजर आ रही, आपको भी लगता है कि कांटे की टक्कर है? राजीव भामरी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। उमा, आपसे ये सवाल मैं लेना चाहूंगी कि क्या वाकई कांटे की टक्कर लग रही है या अब आपको किसी एक का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? जी देखिए, अभी फौरी तौर पे ये कहना मुनासिब नहीं होगा पलड़ा किसी एक का भारी है। दोनों ने ही अपनी बातों को दमदार तरीके से रखा है। और एक जो ऑब्जर्वेशन की बात है वो ये भी है कि जब कमला हैरिस जब उनकी बोलने की बारी नहीं थी और जिस तरीके से बहस का नियम तय था कि जो जिसकी बारी नहीं होगी उसका माइक जो है म्यूट किया जाएगा, तो जब माइक म्यूटेड होता था तो कमला हैरिस जो है वो अपने चेहरे के हाव भाव के जरिए जो है वो अपनी बात कहने की कोशिश करती थी। तो ये तरीका भी उन्होंने अपनाया। अगर ट्रंप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो उनको नापसंद है तो वो चेहरे के हाव भाव के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की। ये तो एक ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस डिबेट में निकलकर सामने आया है और जो कि बहुत अहम मुद्दा है ही पूरे दुनिया के लिए, वो है कि 2 जंग चल रही है दुनिया में। एक तो हमास और इजराइल की जंग चल रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है। अब देखिए इस पे लेकर दोनों के बीच जो नोकझोंक है वो किस तरीके का हुआ। कमला हैरिस ने ये कहा कि अगर ट्रंप आते हैं तो जो पुतिन है वो कीव में बैठे होंगे और बाकी यूरोप के देशों की तरफ देख रहे होंगे, यानी कि वो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाएंगे और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। बदले में ट्रंप ने जो है वो आरोप लगाया कि अगर कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति बनी तो इजराइल जो है 2 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजरायलियों से नफरत करती हैं कमला हैरिस। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया, लेकिन जो एक रोड मैप की जो जहां तक बात होती है, तो अभी जब मैं यूक्रेन में भी था तो इस बात की बड़ी चर्चा थी कि कोई भी जो हेडवे है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नवंबर में अमेरिका में जो होने वाला चुनाव है उसका नतीजा ना आ जाए। और नतीजा तय करेगा कि यूक्रेन रूस युद्ध का आखिर जो एक परिणति है वो किस रूप में होगी। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ट्रंप जीत कर आए तो शायद युद्ध जो है वो जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका का उस तरह का सपोर्ट ना मिले। और यहीं पर जो कमला हैरिस ने उस बात पे जोर डाला कि उनके सपोर्ट की वजह से, अमेरिका के सपोर्ट की वजह से ही यूक्रेन अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र है, नहीं तो पुतिन या मतलब कि रूस कब का कब्जा कर चुका होता। और बैड निगोशिएटर कहा ट्रंप ने कमला हैरिस को कि जेलेंस्की से मुलाकात के 3 दिन के बाद ही जो रूसी कार्रवाई है वो शुरू हो गई। तो इस मसले पर दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं, दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई और एक अहम मुद्दा है जिसकी तरफ दुनिया की निगाह लगी हुई है। तमाम जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उससे प्रभावित हो रही है। ट्रंप जो है उन्होंने जरूर इस बात का दावा किया कि वो प्रेसिडेंट बने तो यूक्रेन रूस युद्ध जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों को जानते हैं। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इस बात पे निगाह जरूर रहेगी कि अगर ट्रंप जीत कर आते हैं तो वो किस दिशा में और किस तरीके से युद्ध को लेकर जाते हैं ताकि वो जल्दी खत्म हो। और दूसरी तरफ इजराइल हमास की जहां तक बात है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी मशक्कत की, 3 स्तरीय जो एक फॉर्मूला है वो भी लेकर आए युद्ध विराम के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है नेतन्याहू तैयार नहीं हुए और अभी तक वहां युद्ध विराम नहीं हुआ है। और 41,000 से ज्यादा जो फिलिस्तीनी हैं उसकी मौत हुई है। तो एक भी बड़ा एक कंसर्न है। अब इस डिबेट के बाद देखना होगा कि इन पॉलिसीज को लेकर किस तरह के नैरेटिव वहां अमेरिकी मतदाताओं में बनते हैं और किसको अधिक फायदा होता है। बिल्कुल, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ अबॉर्शन लॉ की बात करें तो यहाँ पर कमला हैरिस जो है शुरू से अपना स्टैंड जो है वो साफ करती हुई आई है, चाहे वो ये बात करें कि महिला तय करेंगी कि महिला को क्या करना है, क्योंकि वो उनकी बॉडी है, वो डिसाइड करें। लेकिन ट्रंप का स्टैंड जो है वो हमेशा बदलता रहा है। तो महिला वोटरों की जो वहाँ पर स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रंप जो है अपनी स्थिति कभी भी साफ करते हुए नजर नहीं आए और आज भी वो सफाई देते हुए ज़्यादा नजर आ रहे थे। देखिए, जो एबॉर्शन इशू है वो जो है एक लिबरल इशू है और उसमें पार्टी लाइन पे बिल्कुल क्लियर है कि रिपब्लिकन जो हार्ड लाइनर है, कंजर्वेटिव है, वो चाहते हैं कि ये अगेंस्ट जो है रिलीजियस लॉज सेंटिमेंट्स हैं, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और सेकंड जो है ये दूसरे डेमोक्रेट कहते हैं ये लिबरल है, इनकी वीमेन को पूरा राइट होना चाहिए अपना। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि
ट्रम्प कहीं ना कहीं वोटर्स को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश में पड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जिसका रेप हो गया या इंसेस्ट हो गया उनके एबॉर्शन पे एक दूसरा लॉ बनाया जाएगा, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि कोर में जो है वो एंटी एबॉर्शन ही मतलब रूल आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर एबॉर्शन इस तरीके से जैसे कि वहाँ पे पॉपुलेशन डिफिसिट हो गई है, तो पॉपुलेशन और इमिग्रेशन को अगर वो चेक करते हैं, पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती है, तो अमेरिका की जो है इकोनॉमी जो है वर्किंग हैंड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक विरोधाभास लगता है लिबरल्स की पॉलिसी में कि अगर वो, और ट्रम्प का भी यही पे चीज़ें नज़र आ रही है। तो ये वीमेन लॉबी के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एंटी अबॉर्शन होना चाहिए, बट एज ए नेशनल कंसर्न ये पॉपुलेशन का क्या करेगा जो डिफिसिट में जा रही है, एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, वर्किंग हैंड कम हो रहे हैं, इसके लिए जो है जाहिर सी बात है बाहर आप यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि ये जनता का इसमें क्या रुख रहता है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, ये देखना, जनता की राय किस तरह से निकल कर आती है खासकर इस डिबेट के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। कादम्बिनी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर तमाम मुद्दों की जब बात होती है, कोविड की बात यहाँ पर हुई है कादम्बिनी, ट्रम्प यहाँ पर अपनी तमाम जो उपलब्धियाँ वो गिनवाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे, और यहाँ पर कमला हैरिस जो है उन्होंने सीधे एक मुद्दा उठाया कि शी जिनपिंग को आपने थैंक्स कहा था, जबकि ये क्लियर नहीं हुआ कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये मुद्दा क्या अब है अमेरिका में बचा हुआ है, या अब इस मुद्दे को भुला चुके हैं अमेरिका के लोग, क्योंकि स्विंग स्टेट्स की भूमिका भी यहाँ पर हमें देखनी होगी कादम्बिनी। बिल्कुल अदिति, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जहां तक एंटी अबॉर्शन का मामला है, वहां पर ट्रम्प जो है वो कहीं ना कहीं कमला हैरिस से मात खाते दिखते हैं। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, इसे तो ये कहा जाता है कि इमिग्रेंट्स ने बनाया है इस देश को। इलीगल इमिग्रेशन भले ही आज की तारीख में समस्या हो, लेकिन ये इमिग्रेंट्स का बनाया हुआ देश है। दूसरी तरफ जिन भी देशों में पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, चाहे वो जापान हो या कोरिया हो या और भी देश है, वहां इंसेंटिव दिए गए हैं, वहां महिलाओं को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, बैन नहीं लगाया जा रहा है। अब आपने जो बात की है कि कोविड के समय जो कुछ भी हुआ, उस समय पूरी दुनिया कोविड के चपेट में थी। उस समय के बारे में कमला हैरिस ने जो अपने बयान में बोला, उन्होंने साफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने शी को थैंक्स बोला। उन्होंने एक चीज और जोड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो चिप्स बेची, सेमीकंडक्टर के बारे में वो बात कर रही है, वो चिप्स उन्होंने चीन को बेची जो चीन की आर्मी को मॉडर्नाइज करने के काम आया। लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो है, जो कुछ भी डिबेट हुआ है आज, वो भले ही एक पहला डिबेट हो, शायद इन दोनों के बीच आखिरी भी डिबेट हो, दोनों अपने अपने पक्ष पे बहुत मजबूत रहे, लेकिन क्या ये डिबेट पब्लिक सेंटिमेंट को उस तरह से स्वे करते हैं जैसा कि समझा जाता है? अमेरिकन इतिहास में अभी तक बहुत मुश्किल से करीब 5 से 6 बार ऐसा हुआ होगा कि इस तरह से डिबेट के कारण बहुत कुछ बदला हो। चाहे 1960 में आपने देखा होगा कि निक्सन जेएफके के बीच जो हुआ था, उसमें निक्सन के बारे में कहा गया, जो लोग टीवी पे देख रहे थे कि वो काफी थके हुए और उम्र दराज नजर आ रहे थे, जबकि जेएफके जो है वो बहुत एनर्जी से भरे हुए नजर आ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों ने रेडियो पे सुना, उनको निक्सन की बातें बिल्कुल सही नजर आई, उनकी पॉलिसी क्लियर नजर आई, लेकिन जेएफके उस तरह से नहीं लगे। तो डिबेट जो है एक बड़ा माइलस्टोन था, यहाँ पर दोनों आमने सामने थे। ये भले ही ऐतिहासिक है, पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया में जो हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जनता जो है वो अहम मुद्दों पर सोच समझकर चुनेगी। अब जो स्विंग स्टेट्स की बात आदित्य आप कर रहे हैं, स्विंग स्टेट्स जो है अभी तक हमने उसमें जितने भी सर्वेज आए हैं, खासकर CNN का सर्वे जो कुछ ही वक्त पहले आया है, उसमें महज एक पॉइंट से अधिकतर जगहों पर ट्रंप आगे है, कुछ जगहों, 1-2 जगहों पर कमला आगे है। उसके बाद जो एक सर्वे आया है जो कि ओवरऑल नेशनल सर्वे है, वो 47-48 है, जिसमें कमला जो है वो 1 पॉइंट आगे है। तो ये कहना कि अचानक एक डिबेट से बहुत कुछ स्विंग कर जाएगा, ये नहीं है। बहुत सोच समझकर अमेरिकन पब्लिक जो है वो वोट देती है, और वहां पर जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन है उसमें एक फैक्टर ऐसा जो महिलाओं का है, जो जिसको कहते हैं कि कट्स अक्रॉस एवरी पार्टी लाइन और रेस, वो है एबॉर्शन का मुद्दा। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर भारत बराई, अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब ये भी हमला करते हुए नजर आए कि प्रवासी कब्जा कर रहे हैं अमेरिका में, और आपके शासन में ये समस्या ज़्यादा बढ़ी है। वो जब कमला हैरिस को ये कह रहे थे, और कमला हैरिस ने जो है वो यहाँ पर सरकार के ऊपर मंदी की बात जो है वो उठाई कि आपकी सरकार जो है सबसे बड़ी मंदी छोड़ के गई और उसके मेस से हम यहाँ पर निपट रहे हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है डॉक्टर बराई, ये किस तरह से अमेरिका की जनता को छूता है और ये चुनाव में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? कोविड हुआ था तब सरकार ने लोगों की मदद के लिए काफ़ी पैसे इकोनॉमी में लगाए थे,
और जब ट्रंप प्रमुख हुए तो उन्होंने और भी पैसे इकोनॉमी में लगाए थे, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि डेफिसिट 1.7 ट्रिलियन डॉलर हर साल हो रही थी। तो जो इन्फ्लेशन हुआ वो बहुत पैसा डालने के लिए हुआ। अब जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है उसका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अमेरिका देश तो इमिग्रेंट का है, मैं भी इमिग्रेंट हूँ, मैं भी आया हूँ, लेकिन जो इलीगल लोग आते हैं वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं, अपने टेंट बना लेते थे, तो लोग जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है अपने देश को, ये तो तीसरी कंट्री में जो बम्बई या दूसरे शहर में होता है ऐसा सब इधर नज़र आता है। तो इकोनॉमी तो अभी ठीक हो रही है, मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी का अभी इतना असर नहीं होगा, लेकिन ये इमिग्रेशन का मुद्दा जरूर आएगा। और जो इन्फ्लेशन जो अबॉर्शन की बात है उसमें पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है। जो लिबरल वीमेन है वो मानती हैं कि हर एक वीमेन को अपना डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका में 50% तो कैथोलिकों को भी जमात है, तो कैथोलिक अपना मानते हैं कि नहीं अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिलीजियस मामला आता है अबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं, ये क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले फेडरल लॉ था जी, अब बोला कि सब राज्य को अपना अपना रूल करना चाहिए। तो ऐसा है, इंडियाना राज्य है, ओहायो है, वहाँ एबॉर्शन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इलिनॉय वो राज्यों में एबॉर्शन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो काफ़ी ऐसा होगा कि आधे राज्यों में आप एबॉर्शन छूट से कर सकेंगे, आधे राज्यों में एबॉर्शन पर रिस्ट्रिक्शन होगा। बिल्कुल। उमा, यहाँ पर कमला हैरिस की उम्र की अगर बात करें वो 59 साल की है, ट्रंप की उम्र जो है वो 78 साल है, दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर है। और एक दूसरा फैक्टर यहाँ पर उमा मैं अगर उठाना चाहूँ तो सहानुभूति वोट की हम अगर बात करें तो क्या ट्रंप पर जो हमला हुआ था वो एक सहानुभूति वोट के रूप में ट्रंप को फायदा पहुंचा सकता है? अभी तक नहीं, वो चला गया, उसका जो एडवांटेज था उसके लिए उन्होंने डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया, और खासतौर पे जिस तरह से वो इस बात पे जोर देते नजर आए जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो आकर यहाँ पे अपराध में शामिल होते हैं, वो लोगों की नौकरियां ले रहे हैं। तो जो डेमोक्रेट्स की जो नीतियां हैं उसको घेरते नजर आए। उन्होंने इसी सिलसिले में अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र किया। जब ये हमला हुआ था तो उस समय लगा था कि एक बहुत बड़ी सहानुभूति की जो लहर है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उभरी है, लेकिन धीरे धीरे अगर समय के साथ देखें तो वो कहीं ना कहीं गौन हो गया है, वो अब बिल्कुल फोर फ्रंट में नहीं है। और इसलिए भी एक वजह नजर आती है कि आज ट्रंप ने उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। जैसा कि आपको याद होगा कि जब रिपब्लिकन पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन हुआ था तो उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उनके ऊपर चली गोली के ऊपर था, हालांकि वो ताजा मामला था उस समय, लेकिन आज वो अपनी बातों पे उस तरह से जोर देते जो है वो नजर नहीं आया अपने ऊपर हुए हमले का। हालांकि उन्होंने जिक्र जरूर किया। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं स्विंग स्टेट की, जो मोटे तौर पे 7 जो बड़े स्विंग स्टेट हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो स्काई न्यूज का जो एक सर्वे आया हुआ है, जो कि तमाम सर्वेज का एक औसत निकाला है, उसमें कमला हैरिस को 2.2% वोटों से आगे बताया जा रहा है। और जो सेफ स्टेट्स हैं, जो 43 सेफ स्टेट्स बताए गए हैं स्काई न्यूज के इस रिपोर्ट में, उसमें अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो कमला हैरिस के पास 225 इलेक्टोरल कॉलेज बताए जाते हैं सेफ स्टेट्स में, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास 219 बताए जा रहे हैं। तो बाकी के जो 94 जो इलेक्टोरल कॉलेज है लड़ाई उसके लिए है। और ये इन 7 जो स्टेट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें है। और उसमें सबसे बड़ा जो स्टेट है वो पेंसिल्वेनिया है, जहां से 19 जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं वो आते हैं। तो जो बातचीत का जो एक लगभग था, चाहे वो मध्य वर्ग को लेकर कमला हैरिस ने खासतौर पे एक अपना एजेंडा पेश करने की कोशिश की कि कैसे वो $25,000 जो है वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को देंगी, कैसे वो स्मॉल बिजनेसमैन को $50,000 का जो लोन है वो देंगी। तो इस तरह की जो नीतियां या इस तरह का एक कह सकते हैं कि घोषणा पत्र के साथ जो सामने आई, तो ये लगा कि वो उन स्टेट्स को टारगेट करें, और खासतौर पे मध्य वर्ग को जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है उनको टारगेट करी है। तो लेकिन बात वही अंत में आकर टिकती है कि अब इस भाषण के बाद से बात कहाँ आगे जाती है। अभी भी 56 दिन बाकी है चुनाव में, और उसके पहले लोग जो हैं वो अलग अलग जो रायशुमारी है उसमें शामिल होंगे और अलग अलग राय जो है वो बनाएंगे। तो आज का जो डिबेट है वो बिल्कुल जो है वो बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन अमेरिकी चुनाव के मद्देनजर वहां ये डिबेट चलता रहेगा, और अंत में जाकर ये पता चलेगा कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी हुआ। और अगले 2-3 दिनों में ये भी निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार इस डिबेट का जो अल्टीमेट जो असर है वो अमेरिकी वोटरों पर किस रूप में पड़ा। बिल्कुल।
तो यहाँ पर ये बहस भले ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन अमेरिकी चुनाव की में जो अब दिलचस्प मोड़ जो है वो अब आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है। इजराइल हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, अप्रवासी गर्भपात के मुद्दे, ये सब उठाए गए हैं। अब किस तरह से अमेरिकन जो हैं वो अपनी राय यहाँ पर बनाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।